हेलो बच्चों, चलिए आइए आज लॉजिकल इंस्ट्रक्शन सेट 8085 में और भी हमारे जो इंस्ट्रक्शन सेट जो रह गए थे प्रीवियस वीडियो में उसमें हम देखते हैं। जो एक होता है कॉम्प्लीमेंट और एक होता है कंपेयर। तो कॉम्प्लीमेंट एंड कंपेयर एक इंस्ट्रक्शन होता है जो 8085 में होता है, जो लॉजिकल इंस्ट्रक्शन के अंदर रखा गया है। वैसे ही एक रोटेट का एक इंस्ट्रक्शन होता है, इसको भी हम लोग इसको लॉजिकल इंस्ट्रक्शन में रखा गया है। तो इसका भी हम यहाँ पर कंटिन्यू करते हैं कि कंपेयर किसी भी वैल्यू को किस तरीके से कॉम्प्लीमेंट कर सकते हैं और कंपेयर कर सकते हैं। तो कॉम्प्लीमेंट जैसे कि हम डिजिटल में जानते हैं, कोई भी एक वैल्यू है ए, उसका कॉम्प्लीमेंट किया गया है तो उसके लिए ए बार हम लगते हैं, उसका आंसर ए में आता, मतलब एक उसको कॉम्प्लीमेंट को बताया जाता है। फॉर एग्जांपल अगर ए की वैल्यू हमारी 0 है तो ए बार की वैल्यू 1 होती है। कुछ इस तरीके से हम डिजिटल में जानते हैं। तो इसी तरीके से हमारा जो कॉम्प्लीमेंट होता है वो भी इसी तरीके से काम करता है। तो हम यहाँ पर कॉम्प्लीमेंट का एक इंस्ट्रक्शन बनाएंगे जो कॉम्प्लीमेंट करने का काम करता है। तो कॉम्प्लीमेंट हम दो तरीके से करते हैं, एक तो हमारा एक्यूमुलेटर में रखे हुए डेटा को कर सकते हैं और एक होता है मेमोरी में रखे हुए डेटा को हम कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम एक्यूमुलेटर के डेटा का कॉम्प्लीमेंट करने के लिए हम लिखेंगे कॉम्प्लीमेंट के लिए CM कॉम्प्लीमेंट और एक्यूमुलेटर के लिए A। तो अगर हम CMA लिखते हैं तो इसका मतलब होता है कि एक्यूमुलेटर के रजिस्टर में जो डेटा रखा हुआ है उसका कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा। तो ए इसका कॉम्प्लीमेंट हमारा कुछ इस तरीके से बन जाएगा उसका आंसर। तो हम लोग सिर्फ इसमें लिखते हैं CMA कॉम्प्लीमेंट, तो हमारा आंसर डायरेक्टली एक्यूमुलेटर के अंदर वापस से कॉम्प्लीमेंट होकर चला जाता है। तो एग्जांपल के लिए मान लीजिए आपका ए की वैल्यू मान लीजिए 1001 एंड 1101 इस तरीके से है। तो इसका कॉम्प्लीमेंट जो होता है ए बार हमारा कुछ इस तरीके से हो जाएगा 011 0 देन 0010। तो ये हो गया हमारा कॉम्प्लीमेंट। हमारा CMA इंस्ट्रक्शन देने पर ये कुछ इस तरीके से काम करता है। अगर हमको किसी मेमोरी लोकेशन में रखी हुई डेटा के साथ अगर हम लोगों को कॉम्प्लीमेंट करना है या फिर किसी यहाँ पर एक और चीज़ किया जाता है जो हमारा अगर मेमोरी में रखी हुई डेटा को करना हो है तो अगर हम उसको क्या करना होगा, हमको सबसे पहले एक्यूमुलेटर में शिफ्ट करना होगा। मतलब मेमोरी में रखी हुई डेटा को हम सबसे पहले एक्यूमुलेटर में शिफ्ट करेंगे, उसके बाद CMA का इंस्ट्रक्शन देंगे और हमारा आंसर कॉम्प्लीमेंट होगा। तो अगर मेमोरी में रखा हुआ है कुछ इस तरीके से करेंगे। सिमिलरली अगर हमारा आंसर जो रजिस्टर में किसी रजिस्टर में रखा हुआ डेटा है तो पहले हम एक्यूमुलेटर में डालेंगे, उसके बाद CMA करके हम ये कॉम्प्लीमेंट कर लेंगे। यहाँ पर एक और चीज़ होता है, बहुत इम्पॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन है जो कि हम लिखते हैं CMC क्या होता है, ये हमारा कैरी फ्लैग को करता है। CM का मतलब होता है कॉम्प्लीमेंट, C का मतलब यहाँ पर होता है कैरी फ्लैग। तो हमारा ये एक अकेला इंस्ट्रक्शन है जो कि कैरी फ्लैग, जो कि हमारा लास्ट बिट होता है कैरी फ्लैग, उसको अपडेट करने का काम करता है। इसको हम यहाँ पर इसकी वैल्यू को चेंज कर सकते हैं। ये यूज़र के लिए अवेलेबल होता है कि हम कैरी फ्लैग की वैल्यू को चेंज कर सकते हैं। तो अगर हम कॉम्प्लीमेंट करना चाह रहे हैं CMC लिखते हैं तो CMC मतलब अगर C कॉम्प्लीमेंट अगर किया जा रहा है तो कैरी फ्लैग की वैल्यू अगर 1 होगी तो वो चेंज होकर हमारा 0 हो जाएगा, या फिर कैरी फ्लैग की वैल्यू 0 होगी तो वो चेंज होकर 1 हो जाएगा। तो CMC हम इस तरीके से लिखते हैं। तो ये कॉम्प्लीमेंट करने का काम करता है। तो ये अकेला ही है जो कैरी फ्लैग को ही हम अपडेट कर पाते हैं, बाकी 4 फ्लैग जो है हमारे पास और उसे हम इस तरीके से अपडेट नहीं कर सकते। आगे देखेंगे हमारे पास एक और इंस्ट्रक्शन होता है सेट इंस्ट्रक्शन, मतलब हम कैरी फ्लैग को सेट भी कर सकते हैं। तो सेट करने के लिए हम कुछ इस तरीके से लिखेंगे ST का मतलब होता है सेट लिखनी समझेंगे, यहाँ पर C का मतलब होता है कैरी फ्लैग। तो STC करेंगे तो इस इंस्ट्रक्शन के बाद हमारा कैरी फ्लैग की वैल्यू हो जाएगी 1। तो ये हमारा इसको STC के नाम से हम जानते हैं और इस तरीके से ये हमारा कैरी फ्लैग को हमारा बंद कर सकते हैं। यदि हम चाहते हैं कैरी फ्लैग की वैल्यू 0 तो हम STC लिखने के बाद उसका कॉम्प्लीमेंट का इंस्ट्रक्शन दे देंगे, जैसे STC के बाद CMC दे दिए तो हमारा कैरी फ्लैग की वैल्यू 0 हो जाएगी। तो इस तरीके से हम अपने हिसाब से कैरी फ्लैग की वैल्यू 1 और 0 सेट कर सकते हैं। तो ये हो गया हमारा जो कॉम्प्लीमेंट करने का तरीका है उसके लिए। और तो इसी तरीके से हमारे पास एक होता है
कंपेयर करना, तो कंपेयर किस तरीके से करें, जैसे हम अभी बताया था मैंने कॉम्प्लीमेंट करना सिखाया, वैसे ही हमारे पास एक कंपेयर करने का भी इंस्ट्रक्शन होता है। तो कंपेयर करने के इंस्ट्रक्शन के लिए कौन कौन से फॉर्मेट होते हैं उस चीज़ को देखेंगे। तो कंपेयर जैसे कि हम जानते हैं दो चीज़ों के बीच दो चीज़ है उनके बीच कंपेयर किया जा सकता है। कंपेयर में ये देखा जाता है कि दी गई वैल्यू हमारी प्रीवियस वैल्यू से बड़ी है या छोटी है या बराबर है। तो हम यहाँ पर 3 साइन को एक्सचेंज करते हैं, या तो वो इक्वल होगी, या तो बड़ी होगी, या तो छोटी होगी। इस साइन से हम ये समझते हैं, इसको बोला जाता है कंपेयर करना। तो कंपेयर करने के तरीके होते हैं। कंपेयर करने का एक इंटरनल मैथमेटिकल टूल कुछ इस तरीके से वर्क करता है। जैसे मान लीजिए एक ए है और एक बी है, तो ए और बी को हम माइनस करेंगे। अगर इसकी वैल्यू 0 आती है तो इसका मतलब ये होता है कि ये इक्वल है। ये इक्वल का हमको बताता है कि अगर ए और बी की वैल्यू दोनों ही को माइनस किया जाए उसका आंसर आ जाएगा इक्वल, तो हमारा ये इक्वल होगा। यदि हमारा तो इसका मतलब हुआ हमारा आंसर आया 0, तो हमारा 0 फ्लैग हमारा सेट हो जाता है इस केस में, जब हमारा इक्वल होगा। और सिमिलरली अब यहाँ पर अगर मान लीजिए ए माइनस बी और इसका आंसर हमारा कोई कुछ भी वैल्यू आ रहा है, पॉजिटिव वैल्यू आ रहा है, पॉजिटिव कोई वैल्यू हमको दे रहा है, तो इस चीज़ को हम कैरी फ्लैग से समझते हैं। कैरी फ्लैग अगर हमारा रीसेट है मतलब 0 है, अगर कैरी फ्लैग की वैल्यू 0 है, क्योंकि जब कैरी तभी होता है जब हमसे बोरो या कैरी लिया जाता है। तो अगर ऐसा नहीं है, आंसर इसकी पॉजिटिव आई है, इसका मतलब कैरी फ्लैग हमारा 0 होगा और हमारा से जेड की वैल्यू 0 होगी। इस केस में हमारा ये पॉजिटिव वैल्यू दिखाएगा। इससे हम ये निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि हमारा ए की वैल्यू बड़ी होगी बी की वैल्यू से। तो हम इस तरीके से पता करते हैं। वैसे ही अगर ए माइनस बी और इसकी वैल्यू हमारी नेगेटिव आ गई, नेगेटिव आने का मतलब कोई मैग्नीट्यूड है, तो इसीलिए हमारा जेड की वैल्यू सेट नहीं होगी, मतलब 0 होगी। जेड की वैल्यू हमारी 0 होगी, बट कैरी फ्लैग हमारा 1 होगा। तो अगर कैरी फ्लैग हमारा 1 हो रहा है तो इस केस में हमारा ए की वैल्यू छोटी होगी, बी की वैल्यू बड़ी होगी, क्योंकि हमको बोरो लेना होगा इसको माइनस करने के लिए। अगर बी की वैल्यू बड़ी है तो बोरो लेने के लिए बोरो जैसे लिया जाएगा तो हमारा कैरी फ्लैग सेट हो जाएगा। और नॉन ज़ीरो है क्योंकि 0 हमारा आ नहीं रहा, नेगेटिव कोई मैग्नीट्यूड आ रहा है, इसलिए जेड की वैल्यू 0, कैरी फ्लैग की वैल्यू 1 होगी। तो इस तरीके से हम एक फ्लैग के थ्रू हम यहाँ पर ये चेक करते हैं कि हमारा कंपेयर हुआ है वो वैल्यू क्या है, बड़ी है या छोटी है। तो कंपेयर का इंस्ट्रक्शन देने के बाद हम फ्लैग्स को चेक करते हैं। फ्लैग के चेक करने से हम बता सकते हैं कि हमारा ए की वैल्यू बड़ी है या छोटी है या बराबर है। तो इस तरीके से हम ये तरीका होता है कि ये कंपेयर का इंस्ट्रक्शन किस तरीके से काम करता है। तो हमको यहाँ पर जेड फ्लैग और कैरी फ्लैग, ये 2 फ्लैग को हमको ध्यान देना होता है जब हम कंपेयर का इंस्ट्रक्शन देते हैं। तो यहाँ पर एक चीज़ और देख रहे हैं, हमारे पास 2 वैल्यू होनी चाहिए कंपेयर होने के लिए। तो एक तो हम यूज़ करेंगे एक्यूमुलेटर का डेटा, और दूसरा हमारे पास या तो रजिस्टर में होगा या तो वो मेमोरी में होगा। तो उसके लिए हमारे पास कुछ इंस्ट्रक्शन है, उसको हम देखेंगे वो किस तरीके से वर्क करेगा। तो इस चीज़ को हम देखते हैं। तो पहला इंस्ट्रक्शन जो होता है, अगर हमारे पास एक इंस्ट्रक्शन जो कि कैरी फ्लैग है, वो हमारा एक तो एक्यूमुलेटर में रखा हुआ डेटा है और एक दूसरा हमारा रजिस्टर्स में किसी अनदर रजिस्टर में हमारा डेटा रखा हुआ है, तब हम इसको किस तरीके से लिखेंगे। तो हमारे पास यहाँ पर कंपेयर के लिए CM लिखेंगे कंपेयर, और CMP कंपेयर, और उसके बाद वो रजिस्टर की वैल्यू जिस रजिस्टर में हमारा डेटा रखा हुआ है। तो एग्जांपल के तौर पर हम लिखना चाह रहे हैं कि CMP B लिख रहे हैं, तो इसका मतलब हमारा A और B के बीच कंपैरिजन होगा। तो A और B के बीच कंपैरिजन मतलब एक्यूमुलेटर से और B रजिस्टर के डेटा से हमारा कंपैरिजन होगा। तो इसको कंपेयर करने के बाद हम जेड फ्लैग और कैरी फ्लैग, ये 2 फ्लैग को हम यहाँ पर चेक करेंगे कि हमारी उसकी वैल्यू क्या है। तो जेड फ्लैग की वैल्यू अगर 0 होती है और कैरी फ्लैग की वैल्यू अगर 0 होती है तो उस केस में हमारा ए हमारा बड़ा होता है बी से। और वैसे ही अगर जेड फ्लैग की वैल्यू 1 हो जाती है तो ये कैरी फ्लैग हमारा डोंट केयर हो जाता है, इसको देखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमारा जेड फ्लैग =1 हो गया, तो हमारा कैरी फ्लैग 1 आए या चाहे 0 हो उससे कोई मतलब नहीं होता, क्योंकि हमारा एक आंसर आ चुका है 0। तो इसका मतलब हुआ A=B होता है। इसका मतलब अगर हमारा जेड की वैल्यू 0 है बट कैरी फ्लैग की वैल्यू 1 आ गई, तो कैरी फ्लैग सेट हुआ, इसलिए हमारा
ए की वैल्यू छोटी होगी, बी की वैल्यू बड़ी होगी। तो इस तरीके से हम कैरी फ्लैग को चेक करते हुए हम यहाँ डिसीजन लेते हैं कि हमारा क्या वैल्यू होगा। सिमिलरली अगर हमारे पास मान लीजिए किसी मेमोरी लोकेशन में रखी हुई डेटा है, तो उस मेमोरी लोकेशन में रखी हुई डेटा के साथ हम इसको चेक करेंगे। ध्यान देंगे यहाँ पर जब जैसे ही कंपेयर का इंस्ट्रक्शन देंगे तो मैक्सिमम टाइम हम ये देखते थे कि हमारा कोई भी एग्जीक्यूशन होता था और हमारा आंसर एक्यूमुलेटर में जाता था, बट इस केस में फ्लैग में जाता है। तो फ्लैग की वैल्यू को हमको चेक करना होता है, तब हम यहाँ पर डिसीजन ले पाते हैं और हमारा एक्यूमुलेटर में कोई भी आंसर नहीं जाता है। एक्यूमुलेटर एज इट इज़ प्रीवियस इंस्ट्रक्शन, जैसे कि हमने ए का डेटा को रखा हुआ है तो ए का डेटा इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट हो जाने के बाद भी वही डेटा उसमें स्टोर्ड रहता है, बट फैक्ट जो फ्लैग है वही फ्लैग है जो होते हैं हमारे वही अपडेट हो जाते हैं। तो उस अपडेशन को हम चेक करते हैं। आगे देखेंगे हमारा अगर कंपेयर करने वाली वैल्यू कंपेयर CMP कंपेयर M लिखेंगे तो इसका मतलब क्या होगा, एक्यूमुलेटर और मेमोरी में जो एड्रेस पे जो रखा हुआ डेटा है उसके बीच में कंपैरिजन होगा और इसी डिसीजन के थ्रू हम ये डिसाइड कर पाएंगे कि कौन सी वैल्यू बड़ी होगी या छोटी होगी। तो फ्लैग को चेक किया जाता है बड़ा है कि छोटा है उस चीज़ को। सिमिलरली अगर हमारे पास कोई डेटा है जो कि डायरेक्टली हम दे रहे हैं तो एक्यूमुलेटर यहाँ CMI लिखते हैं। आई का मतलब होता है हमारा इमीडिएट डेटा। तो अगर हम किसी वैल्यू का इमीडिएट डेटा इसमें दे रहे हैं तो उसको इस तरीके से लिखेंगे और डेटा प्रोवाइड करेंगे। क्योंकि ये एक्यूमुलेटर के साथ कंपैरिजन होता है तो इसीलिए हम यहाँ पर एक्यूमुलेटर में डेटा जो दिया जाएगा वो 8 बिट का दिया जाएगा। एक्यूमुलेटर हमारा 8 बिट का होता है, तो जो गिवन डेटा है जो डेटा है हम उसको 8 बिट का ही देते हैं। तो 8 बिट का डेटा देने से ये हमारा कंपेयर होगा उस दोनों के बीच और इस तरीके से ही हम यहाँ पर फ्लैग को चेक करते हुए हम डिसाइड करेंगे कि गिवन डेटा बड़ा है या छोटा है। तो ये हो गया हमारा कंपेयर और कॉम्प्लीमेंट। अब इसके बाद हम देखते हैं रोटेट का इंस्ट्रक्शन। रोटेट इंस्ट्रक्शन किस तरीके से काम करता है। रोटेट इंस्ट्रक्शन किसके लिए यूज़ करते हैं हम, एक्यूमुलेटर के लिए, क्योंकि हम यहाँ पर जो भी रोटेट इंस्ट्रक्शन देंगे वो एक्यूमुलेटर के साथ होगा। तो यहाँ पर रोटेट जो होता है, रोटेट इंस्ट्रक्शन कैसे काम करता है, तो यहाँ पर हमारे पास एक ये एक्चुअली रोटेट इंस्ट्रक्शन कैरी फ्लैग के साथ और कैरी फ्लैग के पहले होता है। इस तरीके से लिखेंगे हम कैरी फ्लैग और हमारा 8 बिट का एक्यूमुलेटर। तो ये हमारा D7, D6, D5, D4, D3, D2, D1 एंड D0 कुछ इस तरीके से हमारे पास ये एक्यूमुलेटर रजिस्टर को शो कर रहा है। तो एक्यूमुलेटर रजिस्टर को इस तरीके से शो कर रहे हैं। तो होता ये है हमको रोटेट करना है, तो हमारे एक्यूमुलेटर में रखी हुई डेटा रोटेट होती है। तो रोटेट यहाँ पर 2 तरीके से होता है, एक तो क्लॉकवाइज होगा, एक तो वो क्लॉकवाइज हो सकता है या तो दूसरा एक एंटी क्लॉकवाइज हो सकता है। तो 2 तरीके से हम यहाँ पर रोटेट कर सकते हैं। तो रोटेट करने के भी तरीके होते हैं। तो हम यहाँ पर अगर मान लीजिए रोटेट लेफ़्ट करना है, तो ये रोटेट लेफ़्ट करना है तो हमारा लेफ़्ट साइड रोटेट होगा, हमारे लेफ़्ट साइड की तरफ हमारा डेटा जाएगा। तो उसका एरो कुछ इस तरीके से, यहाँ का डेटा इधर, यहाँ का डेटा इधर, आगे इस तरीके से रोटेट होता हुआ आगे बढ़ेगा इस तरीके से और रोटेट हुआ आगे निकलेगा। तो ये डेटा हमारा इसमें जाएगा, इसका डेटा इसमें जाएगा, इसका डेटा इसमें, इसका डेटा इसमें, इसका डेटा इसमें और इसका डेटा इसमें। बट इसका जो डेटा होता है D0 में चला जाता है। तो हमारा ये डेटा इस तरीके से D0 में चला जाता है। तो ये हो गया हमारा रोटेट लेफ़्ट। तो यहाँ पर कैरी फ्लैग का क्या यूज़ है, तो कैरी फ्लैग एक्चुअली यहाँ से जो D7 से जो डेटा निकल रही है वो कैरी फ्लैग में भी फॉरवर्ड होती है। तो मतलब कैरी फ्लैग D0 से D7 से अपडेट हो जाती है। तो इसको बोला जाता है हम रोटेट तो कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर रोटेट जो किया जा रहा है थ्रू कैरी फ्लैग नहीं हो रहा है, विदाउट कैरी फ्लैग हो रहा है। मतलब इसमें कैरी फ्लैग की वैल्यू इससे जो इसमें जो प्रीवियस डेटा है वो वैनिश हो जाता है, वो फिनिश हो जाता है, उसको स्टोर नहीं किया जाता, लेकिन वो D7 से ये अपडेट होकर कैरी फ्लैग में चला जाता है। तो यहाँ पर इसको बोला जाता है कैरी फ्लैग की वैल्यू अगर वैनिश हो जा रही है, उसको स्टोर नहीं किया जा रहा है, तो इसको बोला जाता है विदाउट कैरी रोटेशन। विदाउट कैरी रोटेशन मतलब कैरी की वैल्यू को हम स्टोर नहीं करेंगे, उसको विदाउट कैरी रोटेशन कहा जाता है।
एक होता है कि हम इसको कैरी फ्लैग की वैल्यू को हमको स्टोर करना है। तो इस टाइप के इंस्ट्रक्शन अगर हमको चलाना है तो इसके लिए एक इंस्ट्रक्शन होता है, उसका एक फॉर्मेट होता है, तो उसको बोला जाता है RLC। RLC का मतलब होता है रोटेट लेफ्ट, हम लेफ्ट की तरफ रोटेट करें। आर का मतलब रोटेट होता है, एल का मतलब यहाँ एल का मतलब लेफ्ट रोटेशन हो रहा है, सी का मतलब कैरी फ्लैग में जाएगा, लेकिन कैरी फ्लैग की वैल्यू को सेट नहीं किया जाएगा, मतलब उसको यूज़ नहीं किया जाएगा, तो ये कैरी फ्लैग में जाएगा। तो ये हो गया हमारा कैरी फ्लैग में अगर वैल्यू को भेजना है। तो वैसे ही सिमिलरली अगर हमको राइट में करना है तो हम लिखते हैं RRC, मतलब हमारा अब इसका फॉर्मेट चेंज हो जाएगा। RRC में हमारा, इसका भी मैं एक डायग्राम के थ्रू मैं समझा देता हूँ। D7, D6, D5, D4, D3, D2, D1 एंड D0। अब इसमें हम हमारा जो वैल्यू किस तरीके से मूव करेगा, तो हम यहाँ पर मैं कैरी को बना लेता हूँ। तो यहाँ पे क्या होगा, अब डेटा इसमें क्या हो रहा था, हम फ्लो का डायरेक्शन इस तरीके से एंटी क्लॉकवाइज चल रहे थे, अब इसमें हम लोग क्लॉकवाइज चलेंगे कुछ इस तरीके से। तो इस D7 का डेटा D6 में, D6 का डेटा D5 में, D5 का डेटा 4 में, D4 का डेटा D3 में, D2 का डेटा D1 में और D1 का डेटा D0 में। अब यहाँ से जो वैल्यू निकलेगी वो हमारा कैरी फ्लैग में भी जाएगा और इसकी वैल्यू हमारी यहाँ से निकलेगी और 7 में चली जाएगी इस तरीके से। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, हमारा कैरी फ्लैग में भी अपडेट हो रहा है और यहाँ से D0 से निकल के D7 में भी जा रहा है, मतलब जो D0 की वैल्यू कैरी फ्लैग में भी जाती है और D0 की वैल्यू D7 में भी जाती है। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं, यहाँ पे लिख सकते हैं कि D0 की वैल्यू जाएगी हमारी कैरी फ्लैग में और D0 की वैल्यू जाएगी हमारा D7 में। वैसे ही हम इसके लिए लिख सकते हैं, हमारा D7 की वैल्यू जाती है हमारी कैरी फ्लैग में और D7 की वैल्यू जाती है D0 में। तो ये हमारा फॉर्मेट होता है कि हमारा कैरी में भी वैल्यू भेजना है और यहाँ पर भी वही होता है कि कैरी फ्लैग की वैल्यू जब बाहर निकलती है तो वो वैनिश हो जाती है, अपडेट हो जाती है, हमारी वैल्यू चेंज, जो कैरी फ्लैग की वैल्यू है उसको हम यहाँ पर अपडेट नहीं करते। यहाँ पर ये वाला जो वैल्यू उसके साथ अपडेट होता है, बट कैरी फ्लैग की वैल्यू को स्टोर नहीं करते हैं, जैसा कि हमने लेफ़्ट में देखा था। सिमिलरली राइट में भी वैसा ही होता है। इसके बाद हमारे पास एक और होता है जो कि इसको अब यहाँ पर हम जैसे कैरी फ्लैग की वैल्यू को स्टोर नहीं कर रहे थे, अब दूसरा एक और तरीका होता है थ्रू कैरी। कैरी के थ्रू ही हम उसका वैल्यू को लेंगे, तो उसको किस तरीके से लिखेंगे और वो किस तरीके से वर्क करेगा उस चीज़ को देखते हैं। तो उसका इंस्ट्रक्शन होता है RAL। RAL का मतलब होता है रोटेट एक्यूमुलेटर लेफ्ट, रोटेट एक्यूमुलेटर लेफ्ट। तो हमारा एक्यूमुलेटर की वैल्यू लेफ्ट में रोटेट करेगी, बट हमारा कैरी फ्लैग यहाँ पर उसके साथ आएगा। जैसे कि लेफ्ट में हमको रोटेट करना है तो यहाँ पर अगेन मैं यहाँ पर बना लेता हूँ, ये D7, D6, D5, D4, D3, D2, D1 एंड D0। तो ये वैल्यू है हमारे पास। अब इस वैल्यू को विथ कैरी हमको करना है, कैरी फ्लैग के थ्रू करना है। तो कैरी फ्लैग के थ्रू किस तरीके से होगा, तो यहाँ पर क्योंकि हमने लेफ़्ट बोला है तो लेफ़्ट साइड जाएंगे हम, सारी वैल्यू हमारी लेफ़्ट की तरफ रोटेट होगी कुछ इस तरीके से, और हमारा यहाँ से जो निकलने वाली वैल्यू होगी वो कैरी में पहले जाएगी और कैरी की वैल्यू निकल कर D0 में जाएगी। तो इसको बोला जाता है थ्रू कैरी, मतलब यहाँ पर अब कैरी की वैल्यू को हम D0 में जा रहे हैं। प्रीवियसली देख रहे थे हमारा जो लास्ट जो निकलने वाला डेटा दोनों में जाता था, कैरी में भी जाता था और इसमें भी जाता था, लेकिन अब की बार यहाँ पर थोड़ा सा चेंज हुआ है। तो यहाँ पर क्या होता है, D7 की वैल्यू निकलेगी और हमारा कैरी फ्लैग में जाएगी और कैरी फ्लैग में जो स्टोर डेटा थी वो हमारी D0 में जाएगी। तो हम यहाँ पर लिखेंगे D7 की वैल्यू कैरी फ्लैग में जाएगी और कैरी फ्लैग की वैल्यू D0 में जाएगी। तो ये हो गया हमारा कैरी फ्लैग किस तरीके से वर्क करता है। इसको बोलते हैं थ्रू कैरी, मतलब कैरी को लेते हुए हम उसकी वैल्यू को अपडेट करते हैं। तो ये हो गया हमारा रोटेट लेफ़्ट। वैसे ही रोटेट राइट होता है, तो रोटेट राइट किस तरीके से लिखा जाएगा, उसमें मैं इंस्ट्रक्शन लिखते हैं
RAR का मतलब होता है रोटेट एक्यूमुलेटर राइट। हम तो राइट में उसको रोटेट लेफ्ट कर राइट करेंगे। तो हम यहाँ पर इसका भी एग्जांपल देख लेते हैं किस तरीके से वर्क करेगा। D0 D6 D7 D6 D5 D4 D3 D2 D1 एंड D0। ये एक्स्ट्रा बॉक्स बन गया हमारे यहाँ पर, तो मैं इसे हटा देता हूँ। अब क्या होगा, यहाँ पर हमारा राइट से निकालना है, तो हमारे पास यहाँ पर वैल्यू राइट की तरफ मूव करेगी कुछ इस तरीके से। राइट की तरफ सारी वैल्यू आगे आगे मूव करेगी। यहाँ से जो डेटा निकलेगा वो पहले कैरी फ्लैग में जाएगा और यहाँ से कैरी फ्लैग की वैल्यू हमारा D7 में जाएगा। तो ये इसका फ्लो होगा, इस तरीके से फ्लो होगा। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि D0 की वैल्यू पहले कैरी फ्लैग में जाएगी और कैरी फ्लैग की वैल्यू D7 में जाएगी। तो यहाँ पर इस केस में ऐसा होता है कि हमारा कैरी की वैल्यू जो है वो कैरी की वैल्यू हमारा स्टोर हो जा रही है D7 में। D7 में हमारे पास कैरी फ्लैग की वैल्यू आ जाएगी। तो इस तरीके से हम कैरी फ्लैग को रोटेट करते हैं। थ्रू कैरी फ्लैग करेंगे तो हमारा कैरी फ्लैग की वैल्यू भी स्टोर होती है। अगर हम विदाउट कैरी फ्लैग बोल रहे हैं तो इसका मतलब होता है हम कैरी फ्लैग की वैल्यू को स्टोर नहीं करते हैं। सिर्फ D7 की वैल्यू D0 में चली जाती है या D0 की वैल्यू D7 में चली जाती है। ये हमारा एक फॉर्मेट है, रोटेट करने का एक तरीका होता है। तो ये हमारे पास इतने इंस्ट्रक्शन होते हैं जो कि लॉजिकल में भी काम आता है। तो इसके बेस्ड हमारे पास कुछ क्वेश्चन होते हैं, उस क्वेश्चन को हम लोग थोड़ा अटेम्प्ट करके देखते हैं कि ये किस तरीके से कौन कौन से क्वेश्चन में काम आता है। तो मान लीजिए आपके पास एक क्वेश्चन है जिसमें मान लीजिए आपके पास एक मेमोरी लोकेशन है। हमारे पास एक मेमोरी लोकेशन है, उसमें मान लीजिए 10 डेटा है। जो 10 डेटा हमारे पास दिया हुआ है, उस डेटा में हमको ये चेक करना है कि कौन सी डेटा नेगेटिव है, कौन सी डेटा पॉजिटिव। नेगेटिव और पॉजिटिव डेटा को दोनों को हमको चेक करना है कि कौन सी वैल्यू कौन सी है। तो इसकी काउंटिंग भी करनी है, कितने काउंट हमारे पास डेटा नेगेटिव है, कितनी डेटा पॉजिटिव है। तो उसका काउंटिंग करने का हमारे पास एक तरीका होता है। अगर कोई वैल्यू कोई भी वैल्यू का लास्ट वाली जो बिट होती है D7 बिट जो होती है, अगर उसकी वैल्यू 1 होगी तो इसका मतलब कि वो हमारा जो डेटा है वो नेगेटिव है। अगर D7 की वैल्यू 1 है तो इसका मतलब वो पॉजिटिव है। तो हम इसको सबसे पहले इसको चेक कर लेते हैं कि ये उसकी वैल्यू क्या होगी। जैसे ही हम इसको D7 की वैल्यू चेक कर लेंगे कि वो सेट है या रीसेट है, तो हम उस तरीके से इसको जान पाएंगे कि हमारी वैल्यू पॉजिटिव है या नेगेटिव है। तो हमको सबसे पहले करना ये होगा कि उस मेमोरी लोकेशन में रखी हुई डेटा को सबसे पहले एक्सेस करेंगे। तो मान लीजिए मेमोरी लोकेशन हमारा C200 है। इस मेमोरी लोकेशन की डेटा को सबसे पहले हम एक्यूमुलेटर में डालेंगे। एक्यूमुलेटर में डालने के बाद हम इसकी जो D7 की वैल्यू को सबसे पहले कैरी फ्लैग में ले लेते हैं। मतलब हमारे पास मान लीजिए ये एक्यूमुलेटर है, D7 D6 D5 D4 D3 D2 D1 एंड D0। अब यहाँ पर ये कैरी फ्लैग है। तो मान लीजिए हम यहाँ की वैल्यू पहले एक्यूमुलेटर ए रजिस्टर में हमने शिफ्ट कर लिया। ए रजिस्टर में शिफ्ट करने के बाद हम यहाँ पर रोटेट लेफ़्ट का इंस्ट्रक्शन देंगे। जैसे रोटेट लेफ़्ट का इंस्ट्रक्शन देंगे तो ये कुछ इस तरीके से रोटेट हो जाएगा और ये वाली वैल्यू हमारी कैरी फ्लैग में चली जाएगी। इसके बाद जैसे ही हम कैरी फ्लैग को चेक करेंगे, क्या हमारा कैरी फ्लैग की वैल्यू 1 है। अगर हमारे इस रोटेशन के बाद कैरी फ्लैग की वैल्यू 1 मिलती है, इसका मतलब जो है हमारे पास वो वैल्यू नेगेटिव होगी। तो इस तरीके से हम डिसीजन लेंगे। जैसे ही हमारा कैरी फ्लैग की वैल्यू 1 मिलेगी, हम उसकी गिनती चालू कर देंगे, काउंटिंग चालू करेंगे, हमारा काउंट 1 हो गया। तो ये तरीका होगा। इस तरीके से इस फ्लो से इस तरीके से हम 10 जो डेटा है उनका वेरिफिकेशन करेंगे कि हमारी गिवन डेटा नेगेटिव है कि पॉजिटिव है। तो चलिए इसके लिए एक प्रोग्राम लिख के देखते हैं ये टास्क को किस तरीके से किया जाएगा। तो सबसे पहले हम इस मेमोरी लोकेशन को HL पेयर में होल्ड कर लेते हैं ताकि मेमोरी लोकेशन से हम यहाँ पर उसको एक्यूमुलेटर में शिफ्ट कर पाएँ। तो हम लिखेंगे LXI H, C200। ये इंस्ट्रक्शन लिखने से होगा ये कि HL पेयर में हमारे पास डेटा आ जाएगा C200।
तो हमने HL पेयर में अभी डेटा को रख लिया है, मतलब वो हमारा मेमोरी लोकेशन को होल्ड कर लिया है। आगे हमको एक काउंटर की ज़रूरत पड़ेगी, तो काउंटर के लिए हम करेंगे ये, तो काउंटर को रखने के लिए हम करेंगे MVIC,00, मतलब हम एक काउंटर रजिस्टर बना रहे हैं जिसकी वैल्यू को 00 से चालू कर रहे हैं। जैसे जैसे हमको कैरी फ्लैग 1 मिलता चला जाएगा, हम इस काउंटर को बढ़ाते जाएंगे। तो ये हो गया हमारा काउंटर सेट हो गया, मेमोरी सेट हो गया। अब हम यहाँ से प्रोसेस शुरू करेंगे रोटेशन का। तो हम लिखेंगे यहाँ पर मूव A,M। जैसे मूव A,M करेंगे, इसका मतलब हो जाएगा कि हमारे इस मेमोरी लोकेशन का डेटा एक्यूमुलेटर में चला जाएगा। तो एक्यूमुलेटर में डेटा हमारा चला गया है, जो कि HL पेयर रजिस्टर जो कि डेटा को होल्ड करके रखा हुआ है, वो डेटा को हमको एक्यूमुलेटर में दे देगा या मिल जाएगा। अब इसके बाद हम यहाँ पर रोटेट करेंगे, तो हम यहाँ पर रोटेट लेफ़्ट का इंस्ट्रक्शन देंगे, RAL, रोटेट लेफ़्ट। तो रोटेट जैसे ही लेफ़्ट होगा तो हमारा यहाँ पर कैरी फ्लैग में D7 की वैल्यू चली जाएगी। D7 की वैल्यू जैसी चली जाएगी, अब यहाँ पर हम चेक करेंगे कि हमारा काउंटर JC लिखेंगे, यहाँ पर चेक करेंगे क्या यहाँ पर कैरी फ्लैग की वैल्यू 1 हुई, क्या यहाँ पर कैरी फ्लैग की वैल्यू 1 हुई। तो जैसे ही 1 होगा तो हम इसको काउंट करने के लिए जैसे ही यहाँ पर 1 आएगा तो हमको इसको जंप कराना है। तो जंप कराने के लिए हम दूसरा इंस्ट्रक्शन देंगे, यहाँ पर देंगे कि इसको डाउन करेंगे, एक नया इंस्ट्रक्शन देंगे, दूसरा एक प्रोग्राम बनाएंगे जिसमें हमारा ये जो एड्रेस है, अब क्या हो गया, हम इसका चेकिंग कर चुके हैं। तो हमारा 2 प्रोसेस होगा, या तो वो हमारा नेगेटिव मिलेगा मतलब हमको काउंट बढ़ाना है। अगर नेगेटिव नहीं मिल रहा है तो हमको क्या करना है, इसकी मेमोरी लोकेशन को फिर से अपडेट करनी है, मतलब हमारा ये जो मेमोरी लोकेशन में है अब नेक्स्ट वाले को चेक करना है। तो इसके लिए हमको इसको बढ़ाने की ज़रूरत है, मतलब HL पेयर को वैल्यू को बढ़ाएंगे तभी हमारा नेक्स्ट मेमोरी लोकेशन मिलेगा। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, ये एक और प्रोग्राम लिखेंगे जिसमें हमारा HL पेयर की वैल्यू बढ़ेगी। तो हम यहाँ पे लिखेंगे इंक्रीमेंट INX, x इसलिए क्योंकि 16 बिट का इंक्रीमेंट करना है, और H लिखेंगे तो HL पेयर की वैल्यू बढ़कर HL पेयर में चली जाएगी। तो ये हो गया हमारा HL पेयर में वैल्यू इस तरीके से अपडेट होगी। फिर उसके बाद हम मूव करेंगे, मूव A,L। तो A,L करने से होगा ये कि हमारा वैल्यू L में चला जाएगा। तो HL पेयर में हमारे पास यहाँ पर क्योंकि हमारा 00 से शुरू हुआ है, ये 00 से शुरू हुआ है, तो 00 से शुरू होने के बाद x की वैल्यू 1 होगी, 2 3 4 5 6 7 इस तरीके से बढ़ती चलेगी क्योंकि मेमोरी लोकेशन हमारा 0 से शुरू हो रहा है। तो यहाँ पर एक्यूमुलेटर में हम L की वैल्यू को स्टोर कर लेंगे। फिर उसके बाद हम यहाँ पर फिर से यहाँ पर जो कंपेयर करेंगे कंपेयर करेंगे CMP करके, सॉरी कंपेयर CPI इमीडिएट डेटा के साथ, क्या हमारा कंपेयर किया जाएगा एक्यूमुलेटर में रखी हुई डेटा और हमारा वैल्यू जो 10 है। 0A का मतलब होता है ये बाइनरी डिजिट में, सॉरी हेक्साडेसिमल में ये 0A का, अगर डेसिमल्स में देखेंगे तो इसकी वैल्यू होती है 10। तो 10 से हम इसका कंपेयर करेंगे किसका, एक्यूमुलेटर की वैल्यू A के बराबर है या नहीं। तो ये बराबर है या नहीं उसका चेक किया जाएगा, और जैसे अगर ये बराबर होगा तो Z की वैल्यू हमको 0 मिलेगी। तो यहाँ पर Z की वैल्यू को हम चेक करेंगे तो JNZ लिखेंगे, क्या इसकी वैल्यू 0 हुई है कि नहीं हुई। अगर ये वैल्यू दोनों 0 नहीं हुई है तो इसका मतलब ये है कि हमारा जो ये मेमोरी लोकेशन की सारी डेटा भी कंपेयर नहीं हुई है, जब क्योंकि हमारा इसकी वैल्यू आखिरी जो डेटा होगी वो C20A होगी, जो कि ये वाला L में होगा, ये वाले H रजिस्टर में होगा। इसीलिए हमको यहाँ पर 0A की वैल्यू का कंपैरिजन किया जा रहा है। तो इसका कंपेयर करेंगे, क्या ये दोनों इक्वल होंगे तभी हमारा Z की वैल्यू 0 होगी। अगर ये इक्वल हो गया इसका मतलब हमारा प्रोग्राम ख़त्म हो गया, मतलब हमारे सारे डेटा चेक हो गए। तो इस चीज़ को हम इस तरीके से चेक कर रहे हैं। तो यहाँ से हमको पता चलेगा कि ये चेक करने से हमको पता चलेगा कि हमारा वैल्यू चेक, सारे वैल्यू चेक हुए या नहीं। अगर नहीं हुए तो हमको ये प्रोसेस को वापस से दोहराना है। तो हम इसको वापस जाएंगे, इसको ऊपर अप की तरफ जाएंगे, अप, और अप होने के बाद वो किस प्रोग्राम में जाएगा जहाँ से हमने कंपेयर करने का प्रोसेस शुरू किया था। हम यहाँ से अप करेंगे, यहाँ से अप करेंगे, तो यहाँ से हमारी वैल्यू यहाँ से वापस यहाँ पर आएगी, और यहाँ से हम फिर से इस इंस्ट्रक्शन को फॉलो करते हुए आगे बढ़ेंगे, और इस तरीके से हम इस प्रोसेस को कंप्लीट करेंगे। ये डाउन इंस्ट्रक्शन जो दिया है मैंने,
डाउन इंस्ट्रक्शन देने से पहले हमको यहाँ पर इंक्रीमेंट आई एंड आर इंक्रीमेंट सी करना पड़ेगा, काउंटर का वैल्यू को इंक्रीमेंट करना पड़ेगा। अगर सी की वैल्यू हमारी 0, यहाँ सी की वैल्यू अगर 1 आएगी तो हमारी वैल्यू नेगेटिव है। अगर हमारे सी की वैल्यू 0 आएगी इसका मतलब हमारा वैल्यू पॉजिटिव है। तो सी का वैल्यू हमको काउंट करके ये बताएगा कि कितनी वैल्यू हमारी पॉजिटिव निकली। तो यहाँ पर सी की वैल्यू हमको पॉजिटिव निकलेगी। ये इसको स्किप करना होगा क्योंकि अगर ये नेगेटिव है मतलब सी की वैल्यू 1 होगी तो हमको स्किप करते हुए इसको आगे बढ़ना है और इसकी वैल्यू को बढ़ाते हुए आगे चले जाना है। तो यहाँ से हमारा डाउन इंस्ट्रक्शन चालू होगा। तो ये हो गया हमारा डाउन, यहाँ से डाउन चालू होगा, यहाँ से अप चालू होगा। तो ये हो गया हमारा प्रोग्राम जो कि हमारा काउंट करके बताएगा कितनी वैल्यू हमारे पास पॉजिटिव है। तो ये हो गया कंप्लीट। तो अब हमारे पास जो सी में जो इस पूरे साइकिल कंप्लीट होने के बाद सी में हमारे पास वो वैल्यू आएगी कि हमको ये काउंट करके बताएगी कितनी वैल्यू हमारे पास पॉजिटिव मिली। तो अब इसको हम करेंगे ये कि हम इसको अगर इस वैल्यू को किसी मेमोरी लोकेशन में सेव करना चाहते हैं तो हम इस तरीके से कर सकते हैं कि मूव करेंगे A, C, A में हमारी वैल्यू चली जाएगी। और अगर हमको किसी मेमोरी लोकेशन में स्टोर करना है तो STA लिखेंगे और उसके बाद एक मेमोरी लोकेशन दे देंगे जैसे D000। तो इस मेमोरी लोकेशन में हमारा वैल्यू स्टोर हो जाएगा, मतलब कितने काउंट की वैल्यू हमारे पास पॉजिटिव मिली है वो इसका डेटा इसमें हमको सेव हो जाएगा। ये हो गया हमारा पूरा प्रोग्राम। और हॉल्ट का इंस्ट्रक्शन देंगे और हमारा प्रोग्राम टर्मिनेट हो जाएगा। तो ये पूरा का पूरा प्रोग्राम हमने बना लिया। तो इस प्रोग्राम में हमने ये आइडेंटिफाई किया कि कितने इस यहाँ पे इस पूरे इंस्ट्रक्शन के दौरान हमको ये मिल जाएगा कि सी में उतनी वैल्यू नंबर ऑफ पॉजिटिव वैल्यू हमको मिल जाएगा। कितने नंबर ऑफ पॉजिटिव वैल्यूज़ हमारे पास है वो सी में रहेगा और उस मेमोरी लोकेशन में हमने इसको सेव कर लिया। D00 मेमोरी लोकेशन में हमारे पास वो वैल्यू पहुंच जाएगी। तो ये पूरा का पूरा प्रॉब्लम हम इस तरीके से रोटेट इंस्ट्रक्शन को यूज़ करते हुए हम बनाते हैं। तो ऐसे ही रोटेशन इंस्ट्रक्शन के बहुत सारे प्रॉब्लम होते हैं जिसके साथ हम इस टाइप के प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं जिसमें नेगेटिव और पॉजिटिव का हमको ज़रूरत होता है। तो ये कंप्लीट हो गया हमारा इंस्ट्रक्शन। आगे और भी वीडियो मैं इसी तरीके का बनाऊंगा जिसमें हम और भी लॉजिकल इंस्ट्रक्शन को यूज़ करते हुए प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। ओके, थैंक यू।